हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर इनके अंदर हम देखेंगे शैक्षिक प्रबंधन में नेतृत्व शैलियाँ, लीडरशिप स्टाइल इन एजुकेशन मैनेजमेंट। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। इस अध्याय में हम पढ़ेंगे अर्थ परिभाषाएं एवं विशेषताएं, नेतृत्व के प्रकार, नेतृत्व के सिद्धांत, नेतृत्व शैलियों को प्रभावित करने वाले कारक, नेतृत्व की शैलियाँ। हरियाणा की एक ऐसी सेना जिसके नेतृत्व शेर द्वारा किया जा रहा है, शेरों की उस सेना से बेहतर होती है जिसका नेतृत्व हिरण द्वारा किया जा रहा है। मार्क ट्वेन ने ऐसा कहा है। फिर है नेतृत्व, लीडरशिप। शाब्दिक व्युत्पत्ति की दृष्टि से नेतृत्व अंग्रेजी के लीडरशिप शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है वह है जो नेतृत्व, टू लीड, अर्थात नेतृत्व का आशय किसी व्यक्ति के उस गुण से है जिसके माध्यम से वह अन्य व्यक्तियों का मार्गदर्शन करता है। नेतृत्व किसी दी हुई परिस्थिति में विशेष लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से किसी समूह में दूसरे के व्यवहार एवं कार्यों को प्रभावित करने वाली ये प्रक्रिया है। परिभाषा दी है चेस्टर आई भंडार। नेतृत्व से तात्पर्य किन्हीं व्यक्तियों के व्यवहार के उस गुण से है जिसके द्वारा वे सामूहिक प्रयासों में लोगों की क्रियाओं का मार्गदर्शन करे। विच नेतृत्व व्यक्तियों को प्रभावित करने की कला अथवा प्रक्रिया जिसमें वे समूह के लक्ष्यों की प्राप्ति में सुरक्षा से पूर्वक प्रयास कर सके। जॉर्ज और टेरी ने कहा, नेतृत्व व्यक्तियों की पारस्परिक उद्देश्यों के लिए शैक्षिक प्रयत्न करने हेतु प्रभावित करने की योग्यता है। फ्रैंकलिन जी मुझे ने कहा, नेतृत्व व्यक्तियों को नेता की इच्छा अनुसार कार्य करने के लिए तैयार करने की योग्यता है। किस डेविस ने क्या, नेतृत्व दूसरे व्यक्तियों को पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को उत्साहपूर्वक प्राप्त करने के लिए प्रेरित करने की योग्यता है। यह वह मानवीय तत्व है जो एक समूह को एक सूत्र में बांधे रखता और इसे अपने लक्ष्य की ओर अभिप्रेरित करता है। फिर अच्छे नेतृत्व की विशेषता क्या होती है? नेतृत्व नेता का व्यक्तिगत गुण तथा नेतृत्व क्षमता विकसित एवं प्राप्त की जा सकती है। नेतृत्व में अनुयायी होना आवश्यक है तथा अनुयायी और नेता के हित समान होते हैं। नेतृत्व दूसरे के व्यवहार को प्रभावित करने की एक प्रक्रिया है। नेतृत्व शैली अनुसरण करने वाले या अधीनस्थों की प्रकृति पर निर्भर करती है। नेतृत्व परिस्थिति पर निर्भर करता है। यह साधारण समस्याओं में उत्पन्न परिस्थितियों में क्रियाशील होती है तथा शून्य में कार्य नहीं करती है। नेताओं के व्यक्तिगत एवं व्यवहार का अनुसरण करने वालों पर अभिप्रेरणात्मक प्रभाव होता है। फिर बाद के अंदर नेतृत्व लक्ष्य आधारित होता है। इसमें नेता एवं अनुयायी आपसी सामंजस्य से लक्ष्य की प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते हैं। नेता द्वारा आदेश व्यवहार प्रस्तुत करने की अपेक्षा नेता की जाती है। नेतृत्व में नेता में प्रभावित करने की कला होती है जिसे अनुयायी स्वेच्छा से कार्य करते हैं। तो नेता समूह के सदस्यों के प्रयत्नों को संग्रहित स्वरूप प्रदान करता है। अच्छे नेता में नेता समूह में अंतःक्रिया, समूह परिचर्चा एवं पारस्परिक सहयोग के माध्यम से सदस्यों को परामर्श देता है तथा इनके प्रयत्नों को नियंत्रित एवं निर्देशित करता है। नेतृत्व एक गतिशील एवं सतत प्रक्रिया है। नेतृत्व औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों रूपों में पाया जाता है। अच्छा नेतृत्व उच्च प्रत्ययकारी हाई प्रोजेक्टिव होता है, लेकिन उच्च नीति नियंत्रणकारी हाई कंट्रोलिंग नेतृत्व अच्छा नहीं माना जाता है। नेतृत्व के प्रकार, टाइप्स ऑफ लीडरशिप। कुछ प्रमुख नेतृत्व के प्रमुख निम्नलिखित टाइप है। सामंती प्रकार, फ्यूडल टाइप, नेता स्वामी, अनुयायी सेवक। इसमें कर्मचारी को संगठन का अनिवार्य अंग समझा जाता है। अनुयायी त्वरित काम में बदले पूरक भत्ता प्राप्त करता है। पैतृक प्रकार, पैटर्नल टाइप, नेता ने कर्मचारी संबंध पिता पुत्र और की भांति होते हैं। संगठन के कर्मचारी परिवार के सदस्य माने जाते हैं। तानाशाही प्रकार, डिक्टोरियल टाइप, नेता आदेश देता है तथा अधीनस्थ को दृढ़ता से उनका पालन करना होता है। निर्णय प्रक्रिया में कर्मचारी की भूमिका नहीं होती है। सहभागिता परक प्रकार, पार्टिसिपेटरी टाइप, नेता लचीले होते हैं जो आदेश देने के बजाय अपने दृष्टिकोण एवं विचार कर्मचारी के साथ साझा करते हैं। निर्णय सामूहिक विचार विमर्श से लिया जाता है। विकासात्मक प्रकार, डेवलपमेंटल टाइप, नेता अधीनस्थों की क्षमता एवं उनके संवर्धन में विश्वास करता है। फिर बात के अंदर आ जाता है नेता का अधीनस्थों के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को प्रोत्साहित करने में सहायता। नौकरशाही व प्रकार, ब्यूरोक्रेटिक टाइप, इसमें नेता कठोर नियमों तथा निर्देशों के द्वारा बंधा होता है तथा वह कर्मचारियों से अपेक्षा करता है कि वे प्रक्रियाओं का दृढ़ता से पालन करें। इस प्रकार के नेतृत्व में नियम एवं प्रक्रिया कर्मचारी के कार्य करने का तरीका निर्धारित करती है तथा किसी भी पहल या भागीदारी को छूट नहीं दी जाती है। व्यवहार कुशल प्रकार, मैनिपुलेटिव टाइप,
इसे जोड़ तोड़ दृष्टिकोण भी कहा जाता है। इसमें नेता संगठन के कर्मचारियों के साथ इस प्रकार का व्यवहार करता है जिससे कि नेता अपने निजी उद्देश्य की पूर्ति अधिकाधिक एक कर सके। यह नेता तो लंबे समय तक नहीं चल सकता है क्योंकि इसमें कर्मचारियों का शोषण होने के कारण असंतोष पनपने लगता है। विशेषज्ञ प्रकार एक्सपर्ट टाइप, यह नेता के व्यक्तिगत ज्ञान और योग्यता पर आधारित है। करिश्माई प्रकार करिश्मेटिक टाइप, करिश्मा की किसी व्यक्ति विशेष के व्यक्तिगत गुणों का ऐसा समूह होता है जो इसे साधारण व्यक्तियों से अलग करता है तथा उसे अलौकिक महामानव तथा अद्वितीय शक्तियों से युक्त माना जाता है। करिश्माई नेताओं के 5 उपविभागों में बांटा गया है। सामाजिक करिश्माई सोशल करिश्मेटिक, नेता सत्ता का प्रयोग निजी स्वार्थ के बजाय दूसरों के लाभ के लिए करता है। नेता ऐसे उद्देश्यों की पूर्ति करने का प्रयास करता है जो समूह की जरूरतों को पूरा करे तथा उनको बौद्धिक संतुष्टि प्रदान करे। व्यक्ति करिश्मा पर्सनलाइज्ड करिश्मेटिक, सत्ता का उपयोग एक सीमा तक निजी लाभ की पूर्ति के लिए करते हैं। फिर बात के अंदर आ जाता है 3rd नंबर पदाधिकारी करिश्माई। ऑफिसर होल्डर करिश्मेटिक, नेता का करिश्मा उनकी व्यक्तिगत विशेषताओं के बजाय पद के कारण होता है। व्यक्तिगत करिश्मा पर्सनल करिश्मेटिक, नेता अपनी व्यक्तिगत प्रवृत्तियों व्यवहार एवं विशेषताओं के कारण विशेष सम्मान पाते हैं जिससे दूसरे भी उनसे प्रभावित होते हैं। दिव्य करिश्माई डिवाइन करिश्मेटिक, नेता के पास दिव्य शक्ति होती है जिससे उससे मनुष्य मान लिया जाता है। नेतृत्व के कार्य, नेतृत्व अपने समूह या टीम का प्रतिनिधित्व करता होता है। इसमें निम्न कार्य लक्ष्य निर्धारण, गोल सेटिंग, समूह या संगठन के लिए स्पष्ट और प्राप्त करने योग्य लक्ष्य तय करना, अल्पकालिक और दीर्घकालिक योजना बनाना, प्लानिंग, कार्यों को प्रभावी तरीके से करने के लिए योजनाएं बनाना, आवश्यक संसाधनों और समय सीमा का निर्धारण करना, प्रबंधन कार्य, व्यवस्थापन, एजुकेशन और ऑर्गेनाइजेशन। नेता टीम की सभी गतिविधियों का मुख्य समन्वय होता है, वहाँ नीतियों का निर्धारण एवं क्रियान्वयन करता है तथा कार्यों को टीम के सदस्यों के बजाय उनकी क्षमताओं और कौशल के आधार पर विभाजित करता है। साथ ही सदस्यों की जिम्मेदारी और अधिकार का स्पष्ट निर्धारण करता है। प्रश्न है, एक नेता लोगों के साथ कार्य विभाजन करता है, यह नेतृत्व कौन से कार्य के अंतर्गत आते हैं? स्कूल व्याख्याता, संस्कृत विभाग 2024। फिर है सामंजस्य एवं नियंत्रण, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। सामंजस्य एवं नियंत्रण, कार्य विभाजन के बाद सभी सदस्यों के बीच तालमेल सुनिश्चित करना आवश्यक है। यह सुनिश्चित करता है कि सभी कार्य सुचारू रूप से एक साथ हो और टीम लक्ष्य पूर्वक हो। उत्तरदायित्व निर्धारण, डेलीगेशन रेस्पॉन्सिबिलिटी, कार्य विभाजन में जिम्मेदारियों को उचित रूप से सौंपा जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि हर सदस्य अपने हिस्से का काम समझे और समय पर पूरा करे। फिर बाद के अंदर आ जाता है समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग। कार्य विभाजन के दौरान यदि कोई समस्या या असमानता होती है तो उससे सुलझाना भी नेतृत्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। निर्णय लेना, डिसीजन मेकिंग, जटिल मटेरियल में उचित और त्वरित निर्णय लेना, समूह की प्रगति सुनिश्चित करने के लिए सामूहिक और व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान करना। मार्गदर्शन एवं निर्देशन, गाइडेंस एंड डायरेक्टिंग, समूह के सदस्यों को अनेक कार्यों और जिम्मेदारियों के लिए दिशा प्रदान करना, नई तकनीकों और विचारों को अपनाने के लिए प्रशिक्षित करना। फिर है प्रदर्शन या मूल्यांकन, परफॉर्मेंस एंड इवोल्यूशन, टीम के सदस्यों के प्रदर्शन की समीक्षा करना, फीडबैक देकर उन्हें और बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करना। फिर है संचार, कम्युनिकेशन, टीम के सदस्यों और अन्य हितधारकों के साथ प्रभावी संवाद करना, विचार और सूचनाओं का स्पष्ट आदान प्रदान सुनिश्चित करना। अभिप्रेरणा, मोटिवेशन, टीम के में सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास को बढ़ावा देना, सदस्यों को अपने व्यक्तिगत और समूह लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना। नवाचार और परिवर्तन को बढ़ावा देना, प्रमोटिंग इनोवेशन एंड चेंज, टीम को नए विचार और रचनात्मक समाधान प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित करना। सुधार और परिवर्तन को अपनाने के लिए प्रेरित करना। अनुशासन बनाए रखना, मेंटेनिंग डिसिप्लिन, टीम को में अनुशासन और नैतिकता की भावना विकसित करना, सभी नियमों और प्रक्रियाओं का पालन सुनिश्चित करना। संघर्ष या द्वंद्व प्रतिबंध, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, टीम के भीतर या बाहरी हितधारकों के साथ उत्पन्न होने वाले विवादों को शांतिपूर्वक तरीके से सुलझाना। फिर बाद के अंदर आ जाता है नेतृत्व के सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ लीडरशिप। नेतृत्व सिद्धांत के आधार पर यही बताने का प्रयास किया गया है कि कुछ व्यक्ति कैसे और क्यों नेता बन जाते हैं। इन सिद्धांतों के आधार पर ही नेतृत्व
की विभिन्न प्रकार की शैलियाँ विकसित हुई है। नेतृत्व के सिद्धांत, परंपरागत सिद्धांत, गुण सिद्धांत या महान व्यक्ति सिद्धांत, कार्यात्मक या समूह सिद्धांत, आधुनिक सिद्धांत, व्यवहारवादी सिद्धांत। ठीक है। आइयो स्टेट मिशिगन अध्ययन, प्रबंधकीय गिरियड सिद्धांत, हिस्ट्रीय सिद्धांत, आकस्मिक सिद्धांत, पारस्परिक सिद्धांत, नेतृत्व सांतत्य सिद्धांत, संगठित सिद्धांत, व्यापक लक्ष्य सिद्धांत, नेता भागीदारी सिद्धांत, कर्मचारी विनिमय उद्यान सिद्धांत। ठीक है। करिश्मा प्रधान सिद्धांत, नेतृत्व का व्यवहारवादी सिद्धांत, नेतृत्व का प्रभावकारी सिद्धांत, गुण सिद्धांत, ट्रेट थ्योरी। इसे सामान्य शब्दों में महान व्यक्ति सिद्धांत, ग्रेट मैन थ्योरी के नाम से जाना जाता है। यह सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है कि नेता पैदा होते हैं और बनाए नहीं जाते हैं। इस सिद्धांत के प्रेरणा थॉमस कोलाइल थे, जिनका मानना था कि महान व्यक्ति या नेताओं का उदय तब होता है जब इसकी बहुत आवश्यकता होती है। इस सिद्धांत के अनुसार नेता में व्यक्ति ये तत्व गुण जैसे बुद्धिमत्ता, दृढ़ निश्चय, महत्वाकांक्षा, आत्मविश्वास, सामाजिक कौशल आदि सामान्य व्यक्तियों की तुलना में काफी अच्छे होते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार नेता के व्यक्तिगत गुण ही सफल नेतृत्व की चाबी होती है। कित डेविस ने महान सफल नेताओं के 4 गुण बताए: बुद्धिमत्ता, सामाजिक परिवर्तन, अंत प्रेरणा, उपलब्धि धारणा प्रेरणा, मानवीय संबंध अभिव्यक्ति। फिर कार्यात्मक या समूह सिद्धांत, क्रिया केंद्रित सिद्धांत। इस सिद्धांत का विकास जॉन एडेर ने किया था। एडेर ने किसी प्रभावशाली नेता द्वारा संतुलित करने वाली आवश्यकताओं को 3 समूह में विभक्त किया: कार्य आवश्यकता, टीम आवश्यकता एवं व्यक्तिगत आवश्यकता। कार्य आवश्यकता है व्यक्ति, फिर बाद के अंदर टीम आवश्यकता। ठीक है। और फिर थर्ड है व्यक्तिगत आवश्यकताएं। एडर के अनुसार नेता का दायित्व कार्य की उपलब्धि, व्यक्तियों का विकास तथा टीम का निर्माण होता है। नेता द्वारा आवश्यकता के किसी एक क्षेत्र में किए गए कार्यों का प्रभाव आवश्यकता के अन्य क्षेत्रों में भी पड़ता है। आदर्श स्थिति वह स्थिति है जिसमें आवश्यकता के तीनों क्षेत्र में पूर्ण समन्वय होता है। वह नेता सर्वाधिक प्रभावशाली होता है जो यह देखता है कि कार्यगत आवश्यकता, समूहगत आवश्यकताएं तथा व्यक्तिगत आवश्यकताएं समुचित रूप से पूरी हो। फिर है व्यवहारवादी सिद्धांत, बिहेवियर थ्योरी। इस सिद्धांत के अनुसार नेतृत्व की सफलता नेताओं के व्यक्तिगत गुणों की विशेषताओं के बजाय उसके व्यवहार पर निर्भर करती है तथा किसी नेता की सफलता का मूल्यांकन उसके व्यवहार या विश्लेषण करके ही किया जा सकता है। इस सिद्धांत को प्रतिपादित करने हेतु 3 अध्ययन किए गए हैं। ओहियो स्टेट अध्ययन। अपने शोध के दौरान ओहियो स्टेट के शोधकर्ता फ्लाइशमैन, हैरिस व बर्ट ने व्यवहारों का विश्लेषण करके नेतृत्व के 2 प्रकार बताए: संरचनात्मक पहल करने वाला, इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर, IS, संरचना निर्माण में अधिक रुचि, अंतर संबंध स्थापित करने वाला, कंसिडरेशन, सी, अधिवस्तुओं में संबंध स्थापित करने में अधिक रुचि। इन्होंने नेतृत्व के उपयुक्त 2 प्रकार के आधार पर नेतृत्व की 4 शैलियां बताई है। ठीक है। HIS इस अध्ययन के अंतर्गत उच्च संरचनात्मक पहल करने वाली है उच्च अंतर संबंध स्थापित करने वाली नेतृत्व शैलियों को सर्वोत्तम माना गया है, किंतु परिणाम ने बताया कि कोई भी एक शैली सभी परिस्थितियों में प्रभावी नहीं होती है। मिशिगन अध्ययन। मिशिगन विश्वविद्यालय के अनुसंधान करता रेंसिन लिंकट ने व सहयोगी ने 2 प्रकार की नेतृत्व शैलियां बताई: कर्मचारी केंद्रित, एम्प्लॉय ओरिएंटेड, उत्पादन केंद्रित, प्रोडक्शन ओरिएंटेड, उत्पादन केंद्रित। इसमें कार्मिकों का उत्पादन प्रक्रिया का पूरा समझा जाता है, कार्य के स्तर को बनाए रखने पर बल दिया जाता है, कठोर निरीक्षण शैली अपनाई जाती है, कर्मचारी केंद्रित। इसमें अधीनस्थों को मानव समझा जाता है, उनके सुख दुख का ध्यान रखा जाता है, उन्हें लक्ष्य प्राप्ति हेतु वह सम्मिलित करता है। इस अध्ययन में कर्मचारी केंद्रित शैली को सर्वोत्तम या सर्वश्रेष्ठ माना गया है, लेकिन इस अध्ययन में भी परिस्थितियों पर ध्यान नहीं दिया गया है। ओहियो अध्ययन ने प्रभावशाली नेतृत्व हेतु दोनों तत्वों को महत्वपूर्ण माना, जबकि मिशिगन अध्ययन ने कर्मचारी केंद्रित तत्व को उत्पादन केंद्रित तत्व श्रेष्ठ माना। प्रबंधकीय ग्रिड सिद्धांत, मैनेजरियल ग्रिड थ्योरी। यह सिद्धांत ओहियो स्टेट अध्ययन पर ही आधारित है। इसका प्रतिपादन R ब्लैक और JS माउंट द्वारा किया गया है। इससे में 2 चरों उत्पादन पर ध्यान एवं लोगों पर ध्यान के आधार पर अध्ययन किए गए। इन दोनों चरों को 0 से 9 निम्न से उसके क्रम में विभाजित किया गया। इस प्रकार इसमें एक ग्रिड का निर्माण होता है। इसमें कुल 81 वर्ग होते हैं। इस अध्ययन के आधार पर ब्लैक एवं माउंटेन ने 5 प्रमुख शैलियां अपनाई। फिर है इम्प्रोवाइज्ड, काम चलाऊ, उत्पादन की नगण्य चिंता और लोगों के लिए भी नगण्य चिंता सबसे बुरी नेतृत्व शैली।
91 निरंकुश प्रकार टास्क उत्पादन की अधिकतम चिंता और लोगों की नगण्य चिंता उत्पादन अभिमुखता नेतृत्व शैली। एक नो कंट्री एक क्लब शैली। फिर है उत्पादन की नगण्यता चिंता और लोगों की अधिकतम चिंता लोग अभिमुख नेतृत्व शैली। 99 टीम या टोली प्रकार उत्पादन की अधिकतम चिंता तथा लोगों को भी अधिकतम चिंता सर्वोत्तम शैली। मध्य मार्गी प्रकार मिडल ऑफ द रोड उत्पादन और लोगों के लिए पर्याप्त चिंता वर्तमान संतुलन को बरकरार रखता है। प्रबंधकीय गिरड की अवधारणा के अनुसार नेतृत्व की शैली उत्पादन संबंधी एवं व्यक्ति संबंधी दोनों आयामों का संयोजन होती है। कोई भी प्रबंधन पूरी तरह कार्यपरक अथवा संबंधपरक नहीं हो सकता, उसमें दोनों के गुण मौजूद रहते हैं। ब्लैक और माउंटेन के अनुसार सर्वोत्तम नेतृत्व शैली टीम या टोली प्रकार की शैली है। उपयुक्त तीनों ही अध्ययनों में यह समस्या है कि इनमें नेता की एक शैली को सर्वोत्तम माना गया है, लेकिन परिस्थितियों में परिवर्तन होने की दिशा में नेतृत्व की शैली में प्रभावशीलता में परिवर्तन होना स्वाभाविक है तथा विभिन्न परिस्थितियों में कोई दूसरी शैली मानी गई शैली से अधिक प्रभावी हो सकती है। वहीं एक व्यक्ति दो से अलग अलग व्यवहार एक साथ करने की उम्मीद की गई हो, जबकि व्यवहारिक रूप से इन दोनों बातों पर एक साथ अधिकतम ध्यान देना संभव नहीं है। साथ ही नेता का प्रभावशील होना अथवा अधीनस्थों की परिपक्वता पर निर्भर करता है, लेकिन इन तीनों प्रकार के अध्ययन में अधीनस्थ के तत्वों की अवहेलना की गई है। फिर बाद के अंदर है स्थितिजन्य या परिस्थितिजन्य सिद्धांत कॉन्टिजेंसी या सिचुएशनल थ्योरी। नेतृत्व की शैलियाँ जो व्यवहारिक सिद्धांत के अंतर्गत बताई गई, इनमें से एक शैली सर्वश्रेष्ठ माना गया, परंतु इसमें सबसे बड़ी समस्या यह है कि कोई भी शैली सभी परिस्थितियों में प्रभावशाली नहीं हो सकती। कोई भी शैली प्रभावशाली या अप्रभावशाली नहीं होती, यह तो परिस्थिति होती है जो इस प्रभावशाली या अप्रभावशाली बनाती है। अतः स्थितिजन्य सिद्धांतों में नेतृत्व शैली ये परिस्थिति के प्रभाव का अध्ययन किया गया है। कुछ प्रमुख स्थितिजन्य सिद्धांतों को उल्लेख यहाँ किया गया है। ठीक है। फिर है फिडलर का आकस्मिकता सिद्धांत, फिडलर कंटीजेंसी थ्योरी। फिडलर के अनुसार किसी नेता के प्रभावी होने के लिए उसकी नेतृत्व शैलियों को स्थिति के अनुकूल होना चाहिए, अर्थात नेता की कार्य प्रणाली व परिस्थिति की आवश्यकता के बीच उचित तालमेल होना चाहिए। फिडलर ने दो प्रकार के नेता बताए, कार्य केंद्रित और कर्मचारी या संबंध केंद्रित। फिडलर के अनुसार परिस्थिति के तीन निर्धारक होते हैं: नेता सदस्य संबंधी दिए गए कार्य की संरचना, नेता की वैधानिक स्थिति एवं अधिकार। फिडलर ने इन निर्धारकों कारकों के आधार पर परिस्थिति का तीन प्रकार से विभाजन किया है: अति अनुकूलन परिस्थिति, अतिकूलन परिस्थिति, सामान्य अनुकूलन परिस्थिति। फिडलर ने नेता की शैली और परिस्थिति में तालमेल स्थापित किया और बताया, कार्य केंद्रित नेता अति अनुकूलन एवं अति प्रतिकूलन परिस्थिति में ही अच्छे कार्य करता है। कर्मचारी या संबंध केंद्रित नेता सामान्य अनुकूलन परिस्थिति में अच्छा कार्य करता है। इस प्रकार पर फिडलर ने किसी भी नेता को सफल बनाने हेतु सुझाव दिए हैं। परिस्थिति कारकों में इस प्रकार परिवर्तन किया जाए जो नेता की शैली के अनुरूप हो। नेता को ऐसी परिस्थिति में स्थानांतरित कर दिया जाए जो नेता की शैली के अनुकूल हो। पार्लेहार्स एवं केनेथ बेलेंचर्ड का स्थितिजन्य सिद्धांत, सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी। इसे पारस्परिकता सिद्धांत या जीवन चक्र सिद्धांत भी कहा जाता है। पार्लेहार्स एवं केनेथ बेलेंचर्ड ने अपनी अध्ययन में तीनों तत्वों का समावेश किया: कार्य, व्यवहार कार्य केंद्रित, संबंध व्यवहार संबंध केंद्रित नेतृत्व और अनुयायी ये परिपक्वता। फिर बात के अंदर आ जाता है, इस अध्ययन के आधार पर उन्होंने चार प्रकार के नेतृत्व शैलियाँ बताई है: वाक निर्देशन शैली, टेलिंग विक्रय शैली, शेलिंग, फिर है भागीदारी शैली, पार्टिसिपेटिंग, प्रत्योजन शैली, डेलीगेटिंग। फिर एकीकृत या संगठित नेतृत्व शैलियाँ, इंटीग्रल थ्योरी। टेरी तथा फ्रैंकलिन ने विभिन्न प्रकार की नेतृत्व शैलियाँ के सिद्धांत के आधार पर एक एकीकृत मॉडल की रचना की। इस मॉडल की पृष्ठभूमि में यह विचार कार्य करता है कि नेता न तो पूरी तरह जन्मजात होता है और न ही परिपूर्ण रूप से बनाया जा सकता है। प्रस्तुत जन्मजात गुणों तथा अनुभव व प्रशिक्षण द्वारा नेतृत्व का विकास किया जा सकता है। इसके अनुसार नेतृत्व का विकास मुख्य रूप से चार तत्वों के मध्य स्थापित परस्पर संबंधों के आधार पर होता है। नेता जो है नेता है अनुयायी, संगठन है फोर्स
और है सामाजिक मूल्य, आर्थिक एवं राजनीतिक दशाएं। व्यक्तिगत मूल्य, सामूहिक दशों में विश्वास, पसंदीदा आम परिस्थिति, नेता अनुयायी, अधीनस्थों का ज्ञान व अनुभव, नेता के उद्देश्यों से एकात्मक, समस्या समाधान में रुचि, मनोवैज्ञानिक व भावात्मक सहारे की आवश्यकता तथा स्वतंत्रता हेतु आवश्यकता। फिर है संगठन, कार्य, गतिविधि की संरचना, विशिष्टीकरण की मात्रा, प्रौद्योगिकी के प्रयोग की सीमा और प्रभाव, दायित्व और निश्चयात्मकता। फिर सामाहिक, सामाजिक मूल्य, आर्थिक राजनीतिक दशाएं, बाह्य परिवेशी कारक, निर्णय व क्रियाओं की लागत व समस्या प्रभाव, और सांस्कृतिक शक्तियाँ, सामुदायिक व सामाजिक प्रभाव। नेता का दायित्व इन शक्तियों को संगठित करना एवं संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक कार्यविधि का निर्माण करना होता है। नेतृत्व संबंध सातत्य सिद्धांत, लीडरशिप कंटिन्यूम थ्योरी, इस सिद्धांत का प्रतिपादन टेननबूम व स्मिथ ने किया। इसके अनुसार नेता केंद्रित नेतृत्व शैली व अधीनस्थ केंद्रित शैली नेता, अनुयायी और परिस्थिति के अंतर संबंध पर निर्भर करती है। इन अंतर संबंधों के आधार पर उन्होंने नेतृत्व की 7 सीढ़ियां बताई है। फिर टेलिंग है फर्स्ट, संबंध प्रबंधन, निर्णय लेते हैं लागू करते हैं। सेल्स, प्रबंधन, निर्णय विक्रय, सेल्स करते हैं। सजेस्ट, प्रबंधक विचार प्रस्तुत करते हैं, प्रश्न स्वीकार करते हैं। कंसल्ट्स, प्रबंधक संभावित निर्णय लेते हैं जो बदलते जा सकते हैं। ज्वाइंट से प्रबंधक समस्या रखते हुए सुझाव मांगते हैं तथा निर्णय लेते हैं। डेलीगेट से प्रबंधक सीमाएं निर्धारित कर समूह को निर्णय लेने हेतु कहते हैं। एब्डिकेट्स, कर्मचारी निर्धारित सीमाओं के अधीन स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। फिर बाद के अंदर आ जाता है पथ लक्ष्य सिद्धांत, पाथ गोल थ्योरी। पाथ गोल थ्योरी, इसका प्रतिपादन मार्टिन इवेंस ने एवं रॉबर्ट हाउस द्वारा किया गया है। पथ लक्ष्य सिद्धांत इस सिद्धांत पर आधारित है कि प्रभावशाली नेता अपने अनुयायियों का लक्ष्य प्राप्ति में पथ प्रदर्शक की भूमिका निभाता है। नेता का कार्य अनुयायी का मार्गदर्शन करना, लक्ष्य प्राप्ति के मार्गदर्शन में आने वाली बाधाओं को दूर करना, अनुयायियों को सूचना एवं समाधान उपलब्ध कराना तथा अन्य प्रकार की सहायता करना। यह सिद्धांत 4 तरह के नेतृत्व व्यवहार की पहचान करता है: निर्देशक नेता, सहायक नेता, सहभागी नेता, उपलब्धि उन्मुख नेता, नेता भागीदारी सिद्धांत, लीडर पार्टिसिपेशन थ्योरी। इस सिद्धांत का विकास विक्टर व्रूम एवं फिलिप यटन द्वारा किया गया। इसे निर्णय भागीदारी प्रतिमान, डिसीजन पार्टिसिपेशन मॉडल या मानक प्रतिमान, नॉर्मेटिव मॉडल भी कहा जाता है। इसे मानक प्रतिमान, नॉर्मेटिव मॉडल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें नियमों का एक अनुक्रमिक सेट होता है। उनकी पालना करके ही यह निश्चित किया जाता है कि निर्णय निर्माण में भागीदारी किस रूप में एवं कितनी मात्रा में करनी है। इस सिद्धांत के अनुसार निर्णय लेने में किसी नेता के मार्गदर्शन को 3 प्रभावित करते हैं, 3 तत्व प्रभावित करते हैं: निर्णय की गुणवत्ता करना, अधीनस्थों द्वारा निर्णय की स्वीकार्यता, निर्णय निर्माण में लगने वाला समय। तत्व के आधार पर व्रूम एवं यटन ने 5 प्रकार की नेतृत्व शैलियां बताई है: A1, A2 ऑथोरिटेरियन, C1, C2 कंसल्टेटिव, G है ग्रुप बेस्ड। फिर नेता का कर्मचारी विनिमय सिद्धांत, लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी, LMX। यह सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है कि एक नेता किसी भी संस्थान में सभी कर्मचारियों के साथ एक समरूप शैली को नहीं अपना सकता। अतः नेता इसमें समूह में इन ग्रुप एवं समूह के बाहर आउट ग्रुप की अवधारणा पर काम करता है। इन ग्रुप के अनुयायियों का एक छोटा समूह होता है जिन पर नेता विशेष ध्यान देता है, विशेष अधिकार प्रदान करता है तथा अनौपचारिक संबंध रखता है। इनका चुनाव नेता द्वारा इनकी क्षमता, योग्यता, मनोवृत्ति आदि के आधार पर किया जाता है। आउट ग्रुप अनुयायी का ऐसा समूह है जो जिन पर नेता को कम विश्वास होता है तथा इनमें केवल औपचारिक संबंध होते हैं। फिर नेतृत्व के उदयीमान सिद्धांत, इमर्जिंग थ्योरीज ऑफ लीडरशिप, करिश्मा प्रधान नेतृत्व सिद्धांत, चेरिस्मेटिक थ्योरी ऑफ लीडरशिप। इस सिद्धांत का प्रतिमान J.R. हाउस ने किया। हाउस ने राजनीतिक तथा धार्मिक नेताओं के व्यवहार, मूल्य और प्रवृत्तियों का विश्लेषण करते हुए नेतृत्व में करिश्मा प्रधान विशेषताओं का अवलोकन किया। इन नेताओं में प्रबल आत्मविश्वास, वैचारिक दूरदर्शिता तथा व्यक्तिगत अनुकरणीय विशेषताएं पाई जाती है। इन नेताओं के प्रति अधीनस्थों में विश्वास और श्रद्धा पाई जाती है। अधीनस्थों में ऐसे नेताओं के प्रति समर्पित होते हैं। करिश्माई नेताओं में अपने मिशन के प्रति प्रतिबद्धता पाई जाती है तथा वे मिशन के लिए कोई भी खतरा उठाने के लिए तैयार रहते हैं। नेतृत्व का व्यवहारिक सिद्धांत, ट्रांजैक्शनल थ्योरी ऑफ लीडरशिप। सर्वप्रथम मैक्स वेबर ने इस सिद्धांत के बारे में बताया जिसके आगे विकास बर्नार्ड बॉस द्वारा किया गया। इस सिद्धांत की प्रमुख मान्यताएं: लोग तब अच्छा प्रदर्शन करते हैं जब आदेशों में स्पष्टता एवं स्पष्टता होती है।
फिर है कर्मचारी इनाम एवं दंड से प्रेरित होते हैं। नेता के निर्देशों और आदेशों की पालना अनुयायी का प्राथमिक लक्ष्य है। अधीनस्थ स्व प्रेरित नहीं होते अतः अधीनस्थों पर सतत निगरानी और नियंत्रण आवश्यक है ताकि उनसे अच्छा से काम करवाया जा सके। इस सिद्धांत के अंतर्गत नेता या अनुयायियों को लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में उनकी भूमिका स्पष्ट करते हुए एक काम की आवश्यकता अनुसार विपरीत करते हुए मार्गदर्शन करते हैं। यह सिद्धांत नियंत्रण संगठन एवं अल्पकालीन नियोजन की बुनियादी प्रबंधन प्रक्रिया पर केंद्रित। ये सिद्धांत में नेता द्वारा चार तरीके से नेतृत्व किया जाता है। आकस्मिक पुरस्कार, कंटीजेंटल रिवार्ड, नेता संगठन के लक्ष्यों को पुरस्कार से जोड़ते हुए और अपेक्षाओं को विशेष रूप से स्पष्ट करते हैं। अपवाद द्वारा सक्रिय प्रबंधन, एक्टिव मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, नेता अधीनस्थों की सक्रिय रूप से निगरानी करते हैं तथा नियमों एवं मानकों से विचलन को खोजकर सुधारात्मक कार्यवाही करते हैं। अपवाद द्वारा निष्क्रिय प्रबंधन, पॉजिटिव मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, इसमें नेता केवल तभी दखल देते हैं जब मानकों के अनुरूप काम नहीं हो तथा इसमें खराब प्रदर्शन पर दंड का प्रयोग भी किया जाता है। हस्तक्षेप, लेजिस्फियर, इसमें अधीनस्थ स्वतंत्र रूप से निर्णय लेते हैं। नेताओं का परिवर्तन हरी सिद्धांत, ट्रांसफॉर्मेशनल थ्योरी ऑफ लीडरशिप, यह नेतृत्व सिद्धांत नेता में करिश्मा एक गुण आवश्यक मान्यता है क्योंकि इसी के द्वारा अधीनस्थों की रुचि में बदलाव तथा क्षमताओं का संवर्धन किया जाता है। इस प्रकार के नेतृत्व में नेता अधीनस्थों की चिंताओं तथा संस्थाओं के विकास दोनों पर ध्यान देता है तथा अनुयायियों को किसी पुरानी समस्या को नए नजरिए से देखने को प्रेरित करता है ताकि संस्था के लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सके। बास एवं रिगियो के अनुसार नेतृत्व के परिवर्तनकारी सिद्धांत चार पहलू है। आदर्श प्रभाव, आइडियलाइज इन्फ्लुएंस। सेकंड, नेता रोल मॉडल होते हैं जो उस नैतिक मानदंडों, मोरल एंड एथिकल स्टैंडर्ड्स प्रदर्शित करते हैं। प्रेरणादायी प्रभाव, इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल। आईएम नेता विभिन्न तरीकों से अनुयायियों को प्रेरित करते हैं। बौद्धिक उत्तेजना, इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन। आईएस नेता अनुयायियों की बौद्धिक क्षमता को उत्तेजित करता है अर्थात सोचने विचारने के तरीकों में नयापन लाते हैं। व्यक्तिगत विचार, इंडिविजुअल कंसिडरेशन। आईसीएस में नेता अधीनस्थों के व्यक्ति विकास की व्यक्तिगत जरूरतों पर आधारित अधिक ध्यान देते हैं ताकि सफलता प्राप्त हो सके। नेता तो शैलियों को प्रभावित करने वाले कारक, नेता का व्यक्ति एक तत्व है, पर्सनालिटी ऑफ द लीडर। नेता का व्यक्तित्व ही उसके अपनाई जाने वाली शैली को प्रभावित करता है। ठीक है, इसमें मुख्यतः निम्नलिखित को शामिल किया जाता है। ठीक है, फिर बात के अंदर आ जाता है नेता किसी मुख्य व्यवस्था वैल्यू सिस्टम का अनुसरण करता है। नेता का अधीनस्था पर विश्वास कितना है। नेता झुकाव, निर्देशात्मक या टीम निर्माण वाला है। अनिश्चितता की स्थिति में नेता द्वारा प्रदर्शित व्यक्तित्व, समूह सदस्यों का व्यक्तित्व, पर्सनालिटी ऑफ ग्रुप मेंबर्स। संगठन में अनुयायी का व्यक्तित्व का प्रकार भी अपनाई जाने वाली शैली के निर्धारण में मदद करता है। जैसे यदि संगठन के कर्मचारी स्वतंत्रता को प्राथमिकता देते हैं, उत्तरदायित्व दिखाने में तत्परता दिखाते हैं, समस्या समाधान में तथा निर्णय निर्माण में रुचि दिखाते हैं तथा नेता अधिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। कार्य की प्रकृति, नेचर ऑफ टास्क। यदि संगठन के कार्य की प्रकृति क्रिटिकल है तथा निर्णय लेने के लिए समय कम है तो निरंकुश शैली अपनाई जा सकती है। इसी प्रकार यदि समस्या का समाधान करना हो जिसमें समय का दबाव नहीं हो तब सहभागिता परक शैली अपनाई जा सकती है। सहभागिता परक शैली अपनाई जा सकती है। ये बात यह है परिवेश की प्रकृति, नेचर ऑफ एनवायरनमेंट। संगठन की संरचना अपनाई जाने वाली शैली का निर्धारण करती है जिसे कई बार नेता योग्यता पर अधिक बल दिया जाए ताकि वह लोगों के साथ प्रभावी काम रूप से कार्य करे। वहीं कई प्रकार संगठन पर सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक दबाव के कारण किसी विशेष नेतृत्व शैली को अपनाने के लिए बाध्य होना पड़ता है। नेतृत्व की शैलियाँ, लीडरशिप स्टाइल्स देखना है। नेतृत्व शैलियों से तात्पर्य नेतृत्व शैली व्यवहार का एक तरीका है जिसके द्वारा कोई नेता अपने अधीनस्थों को प्रभावित करता है ताकि संस्था के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। किसी भी उपक्रम की सफलता या असफलता उसकी नेतृत्व शैली पर निर्भर करती है। सामान्यतः नेतृत्व शैली सकारात्मक लक्ष्यों की सफलतापूर्वक प्राप्ति हेतु नेता द्वारा अपनाया जाने वाला मार्ग है। इसका संगठन और उसके एक कर्मचारी सदस्यों पर गहरा प्रभाव पड़ता है और एक कुशल शैली ही संगठन को प्रभावी अथवा अप्रभावी बनाती है।
नेतृत्व शैलियाँ कई प्रकार की हो सकती है। कुछ प्रमुख वैज्ञानिकों द्वारा बताई गई शैलियों का विवरण निम्नलिखित है। कट-लेविन सहयोगी। कट-लेविन उनके सहयोगी द्वारा 1939 में किए गए अध्ययनों के आधार पर नेतृत्व शैली की 3 भागों में विभक्त किया गया है। नेतृत्व की शैलियाँ: एक तंत्रीय अथवा आधिकारिक नेतृत्व शैलियाँ, प्रजातांत्रिक नेतृत्व शैलियाँ, अस्थापित नेतृत्व शैलियाँ। एक तंत्रीय अथवा आधिकारिक नेतृत्व शैलियाँ: ऑटोक्रेटिक और ऑथोरिटेरियन स्टाइल। इस शैली के अन्य नाम है निरंकुश शैली, सत्तावादी शैली, निर्देशन शैली, तानाशाही शैली। इस शैली में बिना अधीनस्थों से परामर्श लिए नेता द्वारा ही सारे निर्णय लिए जाते हैं। सत्तावादी नेता निर्देशात्मक उत्पादन केंद्रित होता है। नेता का अधीनस्थों द्वारा पर पूरा नियंत्रण रहता है तथा अधीनस्थों को कार्य में सीमित स्वतंत्रता मिलती है। नेता द्वारा आदेश दिए जाते हैं और अधीनस्थों से आज्ञा की जाती है कि वे बिना किसी विरोध के उसकी पालना करें। पुरस्कार एवं दंड दोनों के माध्यम से अनुशासन स्थापित किया जाता है, जिसमें दंड का अधिक योगदान होता है। संचार एक मार्गी होता है तथा अधीनस्थों को प्रत्येक कार्यों के लिए उच्च अधिकारियों पर निर्भर रहना होता है। यह नेतृत्व नकारात्मक है क्योंकि अनुयायी नेता अधिकार से डरते हैं। वह कार्मिकों की स्वतः प्रेरणा और नवाचार को समाप्त करते हैं। जैसे ABCD। एक्स है नेता, ABCD अधीनस्थ। टेलर ने एक वैज्ञानिक प्रबंधन में सत्तावादी नेतृत्व देखने को मिलता है। कर्मचारियों की अनुभवहीनता, असुरक्षा एवं अकुशलता की स्थिति में इस स्थिति का प्रयोग किया जाता है। इसमें सत्ता का केंद्रीकरण किया जाता है। इसमें सभी निर्णय नेता अपने विवेक से स्वयं लेता है। इसमें बाह्य अनुशासन पर बल दिया जाता है। इसमें व्यक्तिगत विकास का अवसर नहीं मिलता है। इसमें नेता निरंकुश और तानाशाही होता है। इसमें नेता सत्ता के बल पर शासन करता है। जैसे प्रजातांत्रिक नेतृत्व शैली, डेमोक्रेटिक लीडरशिप। इस शैली के अन्य नाम है भागीदारी शैली, जनतांत्रिक शैली और लोकतांत्रिक शैली। सहभागी एवं कर्मचारी केंद्रित होता है। नेता कार्मिक संबंधों को उत्पादन से अधिक वरीयता देता है। प्रजातांत्रिक नेता निर्णय प्रक्रिया में अधीनस्थों के योगदान को प्रोत्साहित करता है तथा वह निर्णय लेने से पहले उनका परामर्श लेकर सहयोगी बनाता है। नेतृत्व अपने अधीनस्थों पर निगरानी रखने के बजाय उन पर विश्वास करता है। इस शैली में मुक्त द्विमार्गी संप्रेषण होता है। नेता प्रभुत्व नहीं जमाता है। वह अधीनस्थों को कार्य की स्वतंत्रता देता है परंतु अनुशासनहीनता उत्पन्न नहीं होने देता। समूह के उद्देश्यों की अधिकतम योग्यता का लाभ प्राप्त करने के लिए एक नेता सहभागी सहयोग पर जोर देता है। अधीनस्थ निर्णय प्रक्रिया में भाग लेते हैं। कर्मचारी की कुशलता एवं अनुभव का लाभ उठाने की स्थिति में इस शैली का प्रयोग किया जाता है। एल्टन मेयो इसके प्रमुख समर्थक है। फिर बाद में है यह परोपकारी उद्देश्य तथा बिना किसी पुरस्कार की लालसा से शासित होता है। अन्य व्यक्ति का कल्याण इसका प्रमुख लक्ष्य है। प्रजातांत्रिक नेता अप्रत्यक्ष सलाह और स्वयं उदाहरण प्रस्तुत कर निर्णयों को निष्पादित कर कार्यों को सुनिश्चित करते हैं। इसमें सत्ता का विकेंद्रीकरण किया जाता है। इसमें सामूहिक निर्णय विचार विमर्श से लिया जाता है। इसमें आत्म अनुशासन पर बल दिया जाता है। इसमें सभी को व्यक्तिगत विकास का अवसर मिलता है। इसमें नेता प्रेरक, परामर्शदाता व मित्र होता है। इसमें नेता अपने ज्ञान, बुद्धि व अनुभव के आधार पर शासन करता है। लेसेस फेयर अथवा हस्तक्षेपी नेतृत्व शैली, लेसेस फेयर और फ्री रेन स्टाइल। हस्तक्षेपीय नेतृत्व वस्तुतः कोई नेतृत्व नहीं होता। इस शैली में नेता सभी कार्य एवं समस्या अधीनस्थों को सौंप देता है। अधीनस्थों से आशा की जाती है कि वे लक्ष्यों का निर्णय उनकी प्राप्ति हेतु योजनाएं बनाए। नेता कोई निर्देश नहीं देता है, वे शक्तियों का उपयोग नहीं करता है, केवल आवश्यकता पड़ने पर सलाह देता है। समूह के सदस्यों पर उसका बहुत कम नियंत्रण होता है। नेतृत्व की इस शैली को नियंत्रण मुक्त शैली भी कहा जाता है। जिन संगठनों में लक्ष्यों को पहले ही संप्रेषित कर दिया जाता है एवं अधीनस्थों द्वारा स्वीकृत कर लिया जाता है। अधीनस्थ अपने उत्तरदायित्व को निभाने के लिए पूर्ण प्रशिक्षित कुशल, उच्च ज्ञान एवं अनुभव वाले होते हैं। ऐसी परिस्थितियों में इस शैली का प्रयोग किया जाता है। इससे संगठन में अनुशासनहीनता भी उत्पन्न हो सकती है। लिपहम के अनुसार लिपहम में 3 स्पष्ट नेतृत्व शैलियों का वर्णन किया है। वे इस प्रकार है: आदर्श मूलक शैली, नॉर्मेटिव स्टाइल, भूमिका संबंध शैली, व्यक्तिमूल शैली, पर्सनल स्टाइल, व्यक्तिगत अपेक्षाएं, व्यवहार शैली, ट्रांजैक्शनल स्टाइल, सामाजिक व्यवहार। इस विभाजन को गेर्जे एवं गब्बा गिब्स ने नॉमेथेटिक, आइडियोग्राफिक
आइडियोग्राफिक तथा ट्रांजेक्शनल कहा है। आदर्श मूलक शैली नॉर्मेटिव स्टाइल, यह शैली भूमिका सिद्धांत पर आधारित है। इस सिद्धांत में संगठन की अपेक्षा पर ध्यान दिया जाता है, व्यक्ति की अपेक्षा पर ध्यान नहीं दिया पर अपेक्षा पर नहीं। नेता देखता है कि संगठन की अपेक्षाओं के अनुसार अनुकरण करता कार्य संपन्न करते हैं या नहीं। व्यक्ति के कार्यों का संगठन की अपेक्षाओं की उपलब्धि के आधार पर मूल्यांकन होता है। फिर बाद में है मूलक व्यक्तिमूलक शैली पर्सनल स्टाइल। इस शैली के अंतर्गत व्यक्तिगत अपेक्षाओं पर ध्यान दिया जाता है। यह देखा जाता है कि व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति संगठन में हो रही है अथवा नहीं। इसके अनुसार संगठन से कहीं अधिक महत्वपूर्ण भूमिका व्यक्ति की होती है। यदि व्यक्ति की भूमिका उपयुक्त हो, उसकी आवश्यकता की संतुष्टि हो, तो संगठन अच्छा विकास कर सकता है। इस शैली में संगठन में पूर्ण दक्षता प्राप्त करने के लिए उच्च अधिकारियों तथा अनुकरण कन्याओं की भूमिका में अपेक्षाओं के अनुरूप व्यवहार होना आवश्यक है। व्यवहारपरक शैली ट्रांजेक्शनल स्टाइल, इस शैली को मध्यम मार्गी नेतृत्व शैली भी कहते हैं। इसमें व्यक्ति और संगठन की अपेक्षाओं के मध्य समन्वय रखने का प्रयास किया जाता है। प्रबंधन के अंतर्गत इस शैली का प्रयोग करने वाले नेता पुरस्कार अथवा दंड पद्धति के माध्यम से अपने कर्मचारियों के प्रति को प्रेरित करने वाले प्रयत्न करते हैं। इस शैली का सर्वप्रथम वर्णन 1947 में मैक्स वेबर द्वारा किया गया और 1981 में बर्नार्ड वुड्स द्वारा पुनः इसका विश्लेषण किया गया। इस शैली के दो प्रमुख आधार है, प्रासंगिक पुरस्कार एवं अपवाद द्वारा प्रबंधन। रेंसिस लिकर्ट ने अपने नेतृत्व प्रबंधन की 4 पद्धतियां फौज सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट लीडरशिप में नेतृत्व की 4 शैलियां निम्नलिखित की। शोषण अनुकारी निरंकुश एक्सप्लोरेटिव ऑथोरिटेटिव, नेता आदेश देता है तथा अधीनस्थों की निंदा में भागीदारी नहीं होती है। नेतृत्व का केवल काम में से सरोकार होता है, लोगों से नहीं, तथा परिणाम के लिए डर एवं भय का तरीका अपनाया जाता है। फिर बाद के अंदर आ जाता है हितकारी निरंकुश बिनोवोलेंट ऑथोरिटेटिव। इसमें काम के अलावा लोगों से भी सरोकार होता है। अधीनस्थ निर्णय प्रक्रियाओं में भाग लेते हैं परंतु बड़े निर्णय स्वयं लेता है। परिणाम के लिए पुरस्कार भी प्रदान किया जाता है। परामर्शीय कंसल्टेटिव, निर्णय में कर्मचारियों से सलाह और उसके विचारों का ध्यान रखा जाता है परंतु निर्णय सत्ता नेता के पास होता है। सहभागिता परक पार्टिसिपेटिव, समूह के सदस्यों की पूर्णतः भागीदारी होती है। रॉबर्ट हाउस ने अपने पथ लक्ष्य सिद्धांत गोल थ्योरी में नेतृत्व की 4 शैलियां बताई। निर्देशात्मक शैली डायरेक्टिव स्टाइल, नेता अधीनस्थों की भूमिका स्पष्ट करता है, किए जाने वाले कार्यों को सूचीबद्ध करता है तथा आवश्यक दिशा निर्देश देता है। इसमें औपचारिक कार्यों पर बल दिया जाता है। यह तब उपयोगी है जब कर्मचारियों का कार्य अस्पष्ट हो। सहयोगात्मक शैली सपोर्टिव स्टाइल्स, यह मित्रवत शैली है जिसमें नेता कर्मचारी की आवश्यकताओं के अनुसार कार्य करता है। इसमें कर्मचारियों के कल्याण पर ध्यान दिया जाता है। सहभागिता परक शैली पार्टिसिपेटिव स्टाइल, कर्मचारी परामर्श प्रक्रिया में शामिल होते हैं तथा निर्णय में उनके विचार सुझावों का ध्यान रखा जाता है। उपलब्धि उन्मुख शैली अचीवमेंट स्टाइल्स, नेता चुनौतीपूर्ण लक्ष्य निर्धारित करता है तथा अधीनस्थों से अपेक्षा रखता है कि वे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का लक्ष्य प्राप्त करें। विलियम रेडिन ने नेतृत्व त्रिआयामी मॉडल में बताया कि व्यवहारिक या परिस्थिति जन्य कार्य किसी भी नेतृत्व शैली को प्रभावी या अप्रभावशील बनाते हैं। उसके आधार पर रेडिन ने 8 नेतृत्व शैलियां बताई जिनमें से 4 प्रभावशाली व 4 अप्रभावशाली बताई। प्रभावशाली शैली इफेक्टिव स्टाइल्स, कार्य के लिए एग्जीक्यूटिव्स, इसमें व्यक्ति एवं कार्य दोनों पर ध्यान दिया जाता है। इस शैली को अपनाने वाले नेता अच्छे प्रेरणा स्रोत होता है जो व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पहचानता है। नेता उच्च दंड मानदंड स्थापित करते हैं तथा टीम प्रबंधन को महत्व देते हैं। विकास कार्य डेवलपर, इसमें उच्च संबंध उन्मुखता एवं निम्न कार्य उन्मुखता का समन्वय होता है। नेता कर्मचारियों का पूर्ण विश्वास करते हैं। नेता का मुख्य सरोकार व्यक्तियों का विकास करना होता है। नौकरशाही, इसमें व्यक्ति और कार्य दोनों से ही कम संबंध होता है। नेता का काम नियमों एवं प्रक्रियाओं का पालन करना है। हितकारी तानाशाही, ठीक है, कार्यों को अधिक एवं व्यक्ति को कम महत्व है। इसमें नेता जानता है कि वो क्या चाहता है एवं जो वह चाहता है इसे बिना विरोध कैसे करवाना है। अप्रभावशाली शैली मिशनरी, यदि नेतृत्व उस संबंध उन्मुखता तथा अल्पकारी उन्मुखता अपनाते हैं जिनकी परिस्थिति ऐसी है जिसमें इनमें से कोई भी व्यवहार उपयुक्त नहीं है तो नेता को निष्प्रभावी माना जाता है। इस शैली का प्रयोग करने वाला नेता सदैव समझौते करने के मूड में रहता है जिससे संस्था में सामंजस्य बना रहे। समझौतावादी,
यह शैली एक ऐसी परिस्थिति में कार्य तथा व्यक्ति दोनों को ही अत्यधिक महत्वपूर्ण समझती है, जिसमें या तो किसी एक पर बल देने की आवश्यकता है अथवा किसी पर भी नहीं। इस शैली का प्रयोग करने वाले अच्छे नेता नहीं माने जाते, वे सही निर्णय नहीं ले पाते तथा आसानी से दूसरे के दबाव में आ जाते हैं। पलायनवादी डेजर्ट, इससे तात्पर्य है कार्य तथा व्यक्ति दोनों से न्यूनतम समझता, जबकि परिस्थिति में दोनों से कोई भी उपयोग नहीं है। सामान्य ऐसे नेताओं में संस्था कार्य के प्रति तटस्थता पाई जाती है तथा संलग्नता का अभाव होता है। तानाशाही, इसमें कार्य में अत्यधिक समानता रहती है तथा व्यक्ति में से न्यूनता, जबकि परिस्थिति ऐसी है कि दोनों में से एक भी उपयुक्त नहीं है। ऐसे नेताओं को दूसरे में विश्वास नहीं होता, उनकी रुचि केवल कार्यों को पूरा करने में रहती है तथा वह व्यक्तियों की बिल्कुल परवाह नहीं करते हैं। हर्षेव बेलचार्ड ने अपनी द सिचुएशनल थ्योरी ऑफ लीडरशिप में 4 प्रकार की नेतृत्व शैलियाँ बताई है। वाक शैली, निर्देशन शैली, टेलिंग स्टाइल। यह अत्यधिक निर्देशात्मक शैली है जिसमें नेता कार्यों पर अधिक ध्यान देता है तथा संबंध को कम महत्व देता है। इसका प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ कर्मचारी जिम्मेदारी लेने से असमर्थ व अनिच्छुक रहते हैं। विक्रिय शैली, सेलिंग स्टाइल, जब कर्मचारी नेतृत्व करने में अक्षम रहते हैं परंतु वे इच्छुक एवं विश्वस्त होते हैं, अतः इसमें नेता कार्य और संबंध दोनों ही क्षेत्रों में उन्मुखता रखते हैं। सहभागिता शैली, पार्टिसिपेटिंग स्टाइल्स, कर्मचारी काम करने में सक्षम है परंतु अनिच्छुक होते हैं क्योंकि उनमें विश्वास की कमी होती है। नेता सिर्फ विचारों को साझा करते नेता है और कर्मचारियों के बीच अच्छा सहयोग होता है। यह उस संबंध उन्मुख तथा अल्पकालीय उन्मुख शैली है। प्रत्यायोजन शैली, डिलीगेटिंग स्टाइल्स, कर्मचारी सक्षम होते हैं तथा जिम्मेदारी लेने से इच्छुक तथा विश्वस्त होते हैं। नेता कर्मचारियों को उत्तरदायित्व प्रदान करता है तथा प्रगति की सूचना भी लेता है। यह अल्पकालीन उन्मुख अल्प संबंध उन्मुख शैली है। नेतृत्व मापन उपकरण, प्रश्नावली, अनुसूची, रेटिंग स्केल्स। फिर बात के अंदर आता है नेतृत्व अध्ययन शैलियाँ। कुल लेविन नेतृत्व संबंधी लोहा विश्वविद्यालय का अध्ययन। निरंकुशवादी शैलियाँ है, लोकतांत्रिक है, अस्थिरशैल है, फिर लिफेन है, आदर्शमूलक, व्यक्तिमूलक, व्यवहारवादी। गेजल्स एंड गुबेस है, नोमेथेटिक है, इडियोग्राफिक है, ट्रांजेक्शनल है। रेंसिस लिंकट, फोर सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट लीडरशिप। शोषणकारी निरंकुश, हितकारी निरंकुश, परामर्शी, कंसल्टेटिव, सहभागिता परक, पार्टिसिपेटिव। रॉबर्ट ब्लेक एंड जेन मॉन्टन, काम चलाऊ, कंट्री क्लब, निरंकुश कार्य, टीम, मध्यमार्गी। मार्टिन एंड इवांस रॉबर्ट हाउस, निर्देशात्मक, सहयोगात्मक, सहभागिता, उपलब्धि उन्मुख। फिर है विलियम रेडिन, नेतृत्व का त्रिआयामी मॉडल दिया था इन्होंने। कार्यकारी, विकासात्मक, हितकारी, तानाशाही, नौकरशाही, समझौतावादी, मिशनरी, तानाशाही। फिर है पलायनवादी असंतोष। विक्टर ब्रूम एंड फिलिप न्यूटन, सत्तावादी फर्स्ट, सत्तावादी टू, सलाहकारी फर्स्ट, सलाहकारी टू, सहयोगिता परक, ग्रुप जी। पॉल हर्शे, केनिथ ब्लैंचार्ड, निर्देशन वाक, टेलिंग, विक्रिय शैली, सहभागिता, पार्टिसिपेटिंग, प्रत्यायोजन। फिर है क्वेश्चंस है। नेतृत्व व्यक्तियों को नेता की इच्छा के अनुसार कार्य करने के लिए तैयार करने की योग्यता है। परिभाषा किसने दी है? फ्रैंकलिन जी मूरे ने। संबंधी प्रकार के नेता में नेता और अनुयायी के मध्य संबंध होते हैं। स्वामी एवं सेवक की बातें, नेता पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते। इस मान्यता पर आधारित है नेतृत्व का सिद्धांत है गुण सिद्धांत। जो नेता द्वारा प्रतिपादित किया गया नेतृत्व सिद्धांत एवं नेता द्वारा संतुलित करने वाली आवश्यकताएं कौन सी बताई है? सारी की सारी है कार्य आवश्यकता, टीम आवश्यकता, व्यक्तिगत आवश्यकता है। जो स्टेट अध्ययन का संबंध नेतृत्व के किस सिद्धांत से है? व्यवहारवादी सिद्धांत से है। प्रबंध के गृह सिद्धांत में ब्लैक व माउंटेन ने कितनी शैलियाँ बताई है? 5। फिर है नेतृत्व की कौन सी शैली पॉल हर्शे, केनिथ बेलचार्ड की स्थिति जन्य सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो वो है दी कंट्री क्लब शैली। नेतृत्व शैली को प्रभावित करते हैं तो सारे ही कहते हैं नेता का व्यक्तित्व है, समूह है, सदस्यों का व्यक्तित्व है, कार्य की प्रगति है, परिवेश की प्रगति है। प्रजातांत्रिक नेतृत्व शैली की विशेषता नहीं है। एक मार्गी संप्रेषण। फिर है कौन सी शैली को मैक्सवेल द्वारा प्रतिपादित किया गया था? व्यवहारपरक शैली को मैक्सवेल द्वारा प्रतिपादित किया गया था। फिर इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।